जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, आज हमारी फर्स्ट क्लास है सीटीए की। और लास्ट ओरिएंटेशन क्लास में मैंने आपको ब्रीफ किया था कि हमें इस एंटायर कोर्स में क्या क्या हमने हमारे एम्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट, हमारा जो सिलेबस कंटेंट है वो क्या है। तो आज उसी को हम स्टार्ट करेंगे। और मैंने उस दिन भी आपको ये बात बताई थी कि जो टैक्स का सब्जेक्ट है वो बेसिकली बेस करता है अकाउंटिंग पे। तो टैक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास अकाउंटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना मैंडेटरी है। ठीक है। हम डायरेक्टली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पर जंप नहीं करेंगे। हम पहले अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, जस्ट हम उनको पढ़ेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि जी एसेट क्या है, रेवेन्यू क्या है हमारे पास, इक्विटी क्या है, और एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम क्या है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कभी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके पास तो एक बिजनेस अपने अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करके देगा। और जब तक आप अकाउंट्स को नहीं समझ पाएंगे तो आप टैक्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, रिटर्न कैसे प्रिपेयर करेंगे। और अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा क्लास के एंड में कि रिटर्न में जो फीडिंग है उसमें क्या अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है, और क्या क्या टैब्स उसमें यूज हुए हैं, वो सब वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तब आपको ये इस चीज़ का एक समझ लें कि अंदाजा होगा कि अकाउंटिंग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट होना क्यों जरूरी है। राइट। तो आज हम अपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इनिशिएट करते हैं। और आज की हमारी जो पूरी क्लास है वो हम अकाउंटिंग पे ही इसको पढ़ेंगे और इसको वाइंड अप ही करेंगे। अच्छा जी, आज का जो कंटेंट है क्लास का वो बेसिकली अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखेंगे, अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। और लाइक हम अकाउंटिंग अकाउंटिंग तो करते रहते हैं कि अगर आपने अकाउंटिंग अपने मेंटेन किया, अकाउंट्स अपने मेंटेन किए, तो बेसिकली अकाउंटिंग है क्या, वो उसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम हेड ऑफ अकाउंट्स देखेंगे कि हमारे पास अकाउंट्स के अकाउंटिंग में हेड कौन कौन से अवेलेबल है। ठीक है। उन हेड्स में जो आप लोगों ने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, किन किन हेड्स में और कब कब कैसे करना है। ठीक है। तो वो हेड्स आपको पता होने चाहिए। फिर हमारे पास रूल्स हमें जो है डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स, वो हमें पता होने चाहिए कि डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। जब आप एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट में क्या एंट्री होगी, उसका क्रेडिट पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो ये सब हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ फिर हम मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे कि हमारे पास कितने अकाउंटिंग मेथड्स हैं वो अवेलेबल है। ये मैंने इसलिए इसमें ऐड किए क्योंकि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि जी कंपनीज या इंडिविजुअल्स या एओपीज ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करेंगे। जब तक आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं पता होगा कि क्या क्या है, तो आपको कैसे पता होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि आपने अपनी बिजनेस में या क्लाइंट के बिजनेस में कौन सा अकाउंटिंग मेथड जो इम्प्लीमेंट करना है। राइट। अच्छा जी, उसके बाद मैचिंग प्रिंसिपल एक वो हमने पढ़ना है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कंपनी की रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक है। और वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फिर ऑडिट भी आपने करवाना होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी आइडिया आपके पास होना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है और वो कैसी प्रिपेयर की जाती हैं, और उनका एक फाइनल जो है अपेरेंट लुक क्या होता है वो भी मैं आपको उसमें शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है। और अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली हमने ये समझना है कि जब आप एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सपेंस इनकर हुआ है, आपने किसी को सैलरी पे की है, वो सैलरी पे करने के बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको जर्नल में पोस्ट कर दिया। उसके बाद वो कितनी डॉक्यूमेंट से वो एंट्री, कहाँ कहाँ से वो उसका उसका इम्पैक्ट जो है वो आएगा, किस किस डॉक्यूमेंट पर उसका इम्पैक्ट आएगा, फिर उसके बैलेंसेस कहाँ पर आएंगे, आपने रिपोर्ट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, वो सब चीजें हमने देखना है कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। तो हमने जो है अकाउंटिंग साइकिल भी देखना है कि अकाउंटिंग साइकिल जब आप एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं इनिशियली, उसका इन दी एंड उसको आपने वाइंड अप कैसे करना है उस एंट्री को, और आपने उसको रिपोर्टिंग कैसे करनी है अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, ओनर्स को, जब आपने उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है।
अच्छा जी, व्हाट इज अकाउंटिंग? अच्छा, उस दिन मैंने पूछा था कि कौन कौन लोग अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स जो जो अकाउंटिंग पहले पढ़ चुके हैं। 2 3 and 4, मतलब मेजोरिटी ने नहीं पढ़ी। राइट। सही। तो सर, जो आप 4 5 लोग हैं, थोड़ा सा आप लोग को बेयर करना पड़ेगा। ये आज ही की क्लास है। ठीक है। थोड़ा सा बेसिक अकाउंटिंग आप बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड है उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। राइट। अच्छा जी, अकाउंटिंग क्या है बेसिकली? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले तो, जब फॉर एग्जांपल आपके कोई एक्सपेंस इनकर हुआ है, आपने उसको रिकॉर्ड करना है। अपनी बुक्स में आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। उसके बाद आप उसकी क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाई आपने कैसे करना है कि आपने उसको देखना है कि इसकी ये जो ट्रांजैक्शन है, ये किस हेड ऑफ अकाउंट में फॉल करती है। तो आपने उसको वहां पे उसको क्लासिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक्सपेंस किया है तो वो एक्सपेंस के हेड में जाएगा। अगर आपने कोई फर्नीचर या इक्विपमेंट परचेज किया है तो वो एसेट के हेड में जाएगा। राइट। और अगर आपकी कोई आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है, उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट रिसीव हुई है, आपकी सर्विस फी, तो वो ऑब्वियसली आपके रेवेन्यू, आपके इनकम हेड में जाएगी। तो आपने जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो आपने साथ साथ उसको क्लासिफाई करना है कि ये किस हेड में फॉल करती है। राइट। अच्छा जी, अदर देन दैट उसको फिर आपने समराइज करना है। अब समराइज करने का क्या मकसद है? ऑब्वियसली जब आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, उन सारी एंट्रीज को, अब एक दिन के अंदर लेट सपोज 50 एंट्रीज हो रही है, एक्सपेंसेस भी इनकर हो रहे हैं, सर्विस फी भी रिसीव हो रही है, आपने कुछ परचेजिंग भी की है, आपने किसी से सर्विसेज एक्वायर भी की है। ये सब जब सर्विसेज आप ये इनकी एंट्रीज जब आप पास करेंगे, तो इसको आपने समराइज भी करना होगा इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। वो आपने कैसे समराइज करनी है, किस रिपोर्ट में करनी है। और इनकम अगर आप करें तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल एसेट्स के बैलेंसेस शो करने हैं और आपने ओनर्स इक्विटी शो करनी है, तो आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। राइट। अगर आपको कैश फ्लो की मूवमेंट देखनी है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद, आपको उसको समराइज करना पड़ता है उसकी रेलिवेंट रिपोर्ट में। ठीक है। और उसी को हम रिपोर्टिंग कहते हैं। समराइज करने के साथ साथ जब आप उसको रिपोर्ट कर लेंगे, उसकी रिपोर्ट आप प्रिपेयर कर लेंगे, वो बेसिकली एक रिपोर्टिंग में आप उसको कन्वर्ट कर देंगे। वो रिपोर्टिंग हम किस लिए कर दें? हम अपने इंटरनल बिजनेस कंट्रोल्स को देखने के लिए कर दें कि हमारा बिजनेस फाइनेंशियली कैसा रन हो रहा है। अपने स्टेक होल्डर्स को दे दें कि आप जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक इन्वेस्टर्स हैं, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स हैं। अगर कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो सबसे पहले आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेगा। जाहिर बात है, जब आप अकाउंट्स मैनेज कर रहे होंगे तभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकेंगे। तो आज अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारा जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये, अच्छा, पीवीटी कंपनीज हैं, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं या अनलिस्टेड हैं, वो इस चीज़ को फिर ध्यान दे देती है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप जो ओनर्स हैं और जो एयूपी फर्म्स हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बेसिकली उनको कह लें, वो इस चीज़ का बिल्कुल भी जो है ध्यान नहीं रखते। तो अकाउंटिंग जो है बेसिकली टैक्स की रूट है, वो बेसिस है उसकी। वो आपने अगर अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए तो आपने टैक्स आप फाइल नहीं कर सकते, और ना ही आप एक्यूरेट टैक्स तो फाइल कभी भी नहीं फाइल कर सकते। ठीक है। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग होती है कि क्लासिफाइंग, जी बिल्कुल। समराइजिंग, मतलब तो कंप्लीट दिखाते हैं, जी जी बिल्कुल। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग करते हैं बिल्कुल। आपने अगर एनुअल अकाउंट्स का भी देखे हो तो बेसिकली वो एक रिपोर्टिंग टाइप भी है। आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि ये मेरी इनकम थी, इनकम स्टेटमेंट में ये मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट थी, पूरे साल हमारा इतने कंपनी में कैश फ्लो इन हुआ, कैश आउट हुआ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी रिपोर्ट रिपोर्ट बताएगी। अगर आपने बैलेंस शीट देखने, बैलेंसेस देखने अकाउंट के, एसेट्स के और लाइबिलिटीज के, ओनर्स इक्विटी के, तो वो आपको बैलेंस शीट बताएगी। ठीक है? अगर आपने इक्विटी देखनी है कि आपके पास ईयर एंड इक्विटी कितनी, कैपिटल कितना रिमेनिंग है, तो वो आपको इक्विटी स्टेटमेंट बताएगी। राइट। तो रिपोर्टिंग का मकसद बेसिकली ये है कि उन सब ट्रांजेक्शन को आपने फाइनल करना और उसको रिपोर्ट करना है। जी, आपका कोई क्वेश्चन था? ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट्स है। जिस तरह हमारे पास इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, इसी तरीके से हमारे पास अकाउंटिंग के जो है 5 पिलर्स हैं। और पूरी अकाउंटिंग जो है हमारी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली, वो इन पिलर्स पे जो है खड़ी हुई है। ठीक है। आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे आप 100 करें, 1000 करें या 1 मिलियन करें,
वो सब जो है इन्हीं पांचों हेड्स में जाके कहीं क्लासिफाई होंगी। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होगा वो इन्हीं पांचों हेड्स में जाके कहीं क्लासिफाई होगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ जी। जी ये सब मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये स्लाइड्स भी आपको दे दूंगा और जो भी मटेरियल होगा वो सब आपको ग्रुप में आफ्टर क्लास आपको शेयर हो जाएगा। राइट। तो आप जितनी भी ट्रांजैक्शन जो है परफॉर्म करेंगे वो ट्रांजैक्शन क्लासिफाई होके इन्हीं पांच अकाउंटिंग हेड में आएंगी। अब एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है, लेट्स सपोज ये चेयर्स इन्होंने परचेज किए हैं, एसी परचेज किया है, फैंस परचेज किए हैं, तो आप उसको एसेट में क्लासिफाई करेंगे। राइट। अगर आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया है, किसी की सैलरी पे की है, या आपने किसी से सर्विसेज एक्वायर की है, ऑब्वियसली वो एक बिजनेस का एक्सपेंस है, तो आपको एक्सपेंस के हेड में आप उसको जो है अकाउंट फॉर करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से लोन लिया है, या आपने किसी से सर्विसेज एक्वायर कर ली या गुड्स परचेज किए हैं और वो क्रेडिट पे किए हैं, तो वो आप उसको लाइबिलिटी में अकाउंट फॉर करेंगे। अगर इक्विटी, अगर आपने अपने बिजनेस में कोई कैपिटल इन्वेस्ट किया है, एक इनिशियल कैपिटल है या आपने फर्दर कोई कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो वो आप उसको इक्विटी में अकाउंट फॉर करेंगे। और सिमिलरली अगर आप सर्विसेज अपनी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, वहां से अगर आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो आप उसको रेवेन्यू में अकाउंट फॉर करेंगे। तो बिजनेस के अंदर बेसिकली यही ट्रांजैक्शन हैं जो आप इन्हीं पांच अकाउंटिंग हेड्स के ऊपर क्लासिफाई करेंगे। अदर देन दैट कोई भी ऐसा हेड नहीं है जो आप बोलें कि ये ट्रांजैक्शन जो है इसके अलावा कहीं और क्लासिफाई होगी, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं। पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शन है इन्हीं फाइव हेड्स में क्लासिफाई होगी। इसको आप लोगों ने, जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, आपने उन्हें इसको रख लेना। ये आपके फाइव अकाउंटिंग हेड्स हैं और जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन है उसी में क्लासिफाई होंगी। क्लियर। तो स्थिति क्या चीज है? इक्विटी बेसिकली कैपिटल आपका, जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। तो बेसिकली हम यहाँ पर यही है कि जैसे जैसे डेबिट करा है, क्रेडिट करा है, जी वो मैं अभी आपको एंट्रीज भी पास करके दिखाऊंगा कैसे करना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, ये अकाउंटिंग हेड तो हमारे पास आ गई जी, ये अकाउंटिंग हेड है फाइव। और अब इसमें वन बाय वन देखेंगे कि ये है क्या बेसिकली। अच्छा जी, एसेट क्या है? एसेट इज अ रिसोर्स विद इकोनॉमिकल वैल्यू दैट अ बिजनेस ओन्स और कंट्रोल्स विद एक्सपेक्टेशन दैट इट विल प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट। एसेट एक ऐसा रिसोर्स होता है बिजनेस का, ठीक है, जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है और बिजनेस जो है उसको ओन करता है और कंट्रोल करता है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि इससे इसको फ्यूचर इन्फ्लोज जो है वो मिलेंगे। अब एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। अभी इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ और हमने ये लैपटॉप परचेज कर लिया। ये लैपटॉप परचेज किया, ऑब्वियसली इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू है, मैंने किसी वैल्यू पे इसको परचेज किया है। ये इंस्टीट्यूट इसको ओन करता है, इस पर कंट्रोल भी है, और ऑब्वियसली मैं आपको इस पर खड़ा होकर इसको ट्रेन कर रहा हूँ, तो बेनिफिट तो मुझे मिल रहा है। ठीक है। जब ये तीनों चीजें आपको आपके पास अवेलेबल होंगी, एलिमेंट इसमें अवेलेबल हो, तो वो चीज आपकी, वो रिसोर्स आपका एसेट है बिजनेस का। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो रिसोर्स बिजनेस का जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो, जो कि बिजनेस उसको ओन और कंट्रोल करता हो, और फ्यूचर में वो एक्सपेक्ट करता हो कि इससे उसको बेनिफिट रिसीव होगा। ठीक है। वो चीज, वो रिसोर्स आपकी जो है वो एसेट है। आप जिस शेयर पे बैठे हुए हैं ये भी एसेट है, ये रोस्टरम भी एसेट है, एसी भी एसेट है, प्रोजेक्टर भी एसेट है, क्योंकि हम इसकी एक वैल्यू है और इसको कंट्रोल कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, और उससे बेनिफिट बिल्कुल उसको रिसीव हो रहे हैं। तो इसको एसेट में जो है ये रिकॉर्ड करेंगे। इसमें किसी को भी कंफ्यूजन? चलिए बीच में क्या करते हैं? जी सर बिल्कुल करूंगा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। मतलब वो ऐसे रिसोर्स इकोनॉमिकली कंट्रोल होता हो। जिसकी कोई वैल्यू हो बेसिकली। ठीक है। जैसे ये लैपटॉप है, इसकी कोई वैल्यू है ना, 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का, जितनी भी इसकी वैल्यू है, इसको ये इंस्टीट्यूट ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और मैं इसमें आपको इसको यूज करके ट्रेन कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हमें इससे बेनिफिट एक्रू कर रहे हैं इंस्टीट्यूट। ये हमारे इंस्टीट्यूट के लिए एसेट हुआ। अब आप चेयर पे बैठे हैं, ऑब्वियसली चेयर भी यूज में ही है, उसकी भी वैल्यू है, वो भी परचेज की है, और इससे फ्यूचर बेनिफिट भी मिलेगा, अभी एग्जिस्टिंग भी बेनिफिट हमें रिसीव हो रहा है, वो आपका एसेट है। जी।
एसेट ही है बेसिकली। वो आप उसको एसेट करेंगे, वो आपका नॉन करंट एसेट है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा टाइप्स में। तो वो आपका एसेट ही है बेसिकली। यहाँ तक किसी के और कोई क्वेश्चन? अच्छा जी। अब एसेट के हमारे पास टाइप है, टू टाइप्स ऑफ एसेट, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो कि विद इन 1 ईयर या विद इन 12 मंथ कन्वर्ट हो जाए इनटू कैश या कंज्यूम कर लिए जाए, वो हमारे करंट एसेट्स हैं। ठीक है। अब एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज हमने स्टेशनरी परचेज की है, हम लोग पेन यूज कर रहे हैं। ठीक है। वो एक बिजनेस का करंट एसेट है। ऑब्वियसली उसकी लाइफ इतनी नहीं है, वो विद इन 12 मंथ उसमें खत्म नहीं होने अगर हम उसको कंटिन्यूसली यूज करेंगे। कंज्यूम भी लिखा है मैंने आगे, कैश और कंज्यूम। ठीक है। ऐसा एसेट जो कि विद इन 1 ईयर या तो कैश में कन्वर्ट हो जाए या कंज्यूम हो जाए, वो एसेट आपका करंट एसेट है। मैंने भी आपको स्टेशनरी की एग्जांपल दी। आप उसको यूज करते हैं विद इन उसकी 1 ईयर लाइफ है, 1 ईयर से भी कम लाइफ है। आप उसको यूज करेंगे 12 मंथ के अंदर अंदर वो खत्म, तो वो आपका करंट एसेट है। इसी तरीके से जो क्या, सॉरी, नहीं नहीं, रेवेन्यू नहीं होगा वो बेसिकली। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने अभी आपको ये बताया ना कि लेट सपोज मैंने परचेज कर लिए बॉन्ड्स। ठीक है। बॉन्ड्स मैंने जाके स्टेट बैंक से परचेज कर लिए और मैं यहाँ पर ले आया। अब मेरी मर्जी है कि अगर वो इन कैश में कराऊं ना कराऊं, अगर अगर मैं वेट करूं उसका लिस्टिंग होने का, मैं उससे पहले इन कैश करा लूं बैंक में जाके, तो वो मुझे हाथ का कैश दे देंगे। रेडी कैश है ना, तो वो भी आपका करंट एसेट है। जी बिल्कुल, कैश आपका करंट एसेट है, मैंने लिखा है एग्जाम्पल में। कैश एंड कैश इक्विलेंट्स। कैश आपका बेसिकली वही कैश जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, तो आपका करंट एसेट है। और कैश इक्विलेंट्स में वही चीजें आ जाती हैं जैसे मैंने भी आपको बताया, बॉन्ड्स। ठीक है। वो आपके पास आ जाएंगे, या किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट ऐसा जिसकी लाइफ ही लेट्स सपोज 12 मंथ से कम है, 6 मंथ का कोई सर्टिफिकेट है, वो आपने परचेज कर लिया, वो भी आपका जो है करंट एसेट में जो है फॉल कर। चलिए, बिजनेस फॉर एग्जांपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं समटाइम, जो है समटाइम क्या 60-70% जो सर्विसेज उनकी जो है एक बिलिंग जो हो रही होती है वो रिसीवेबल में ही जा रही होती है। लाइक वो बिलिंग 15 दिन का टाइम पीरियड है या 20 डेज का टाइम पीरियड है, तो वो जो अकाउंट रिसीवेबल है वो भी आपका करंट एसेट होगा। मेजोरिटी जो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपके करंट एसेट होते हैं। इसी तरीके से आपने फॉर एग्जांपल कोई इन्वेंट्री परचेज की है, किसी का कोई गुड्स का बिजनेस है, उन्होंने इन्वेंट्री परचेज की है और वो इन्वेंट्री रखी हुई है उनके पास, वो उन्होंने सेल आउट करनी है, वो भी उनकी उनका करंट एसेट है, क्योंकि उनको सेल करना है उन्होंने, और विद इन 12 मंथ तो सेल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं? अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली मैंने आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है, आपको मैंने बिल दिया 10,000 रुपए का। ठीक है। आपने कहा कि सर मैं आपको बिल की पेमेंट करूंगा 15 दिन के बाद या 30 डेज के बाद करूंगा। मैम, ठीक है। तो आपने कहा कि मैं 30 डेज के बाद आपको पेमेंट करूंगा, तो मेरे पास तो अभी पैसे रिसीव नहीं हुए ना, रिसीव नहीं हुए। जब मेरे पास पैसे रिसीव नहीं हुए तो मेरे पास, मैंने आपको पैसे लेने हैं। जब मैंने आपसे पैसे, बिजनेस को किसी से पैसे लेने होंगे ना क्लाइंट से, तो वो अकाउंट रिसीवेबल में जा, इसको कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, आप कहना चाह रहे हैं कि इन काइंड अगर आप कोई चीज को सेल करें, देखिए अगर आप इन काइंड अगर कोई चीज सेल करते हैं तो उसके लिए आप कैश कंसिडरेशन तो लेंगे ना, अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। मेरा सवाल कि सर्विस किसी होगा या गुड सर्विस हम किसी को दे रहे हैं, सर्विस बिल्कुल सर, आपने गुड्स दे रहे हैं। अगर आपने किसी को, ये फॉर एग्जाम्पल आपका लैपटॉप का बिजनेस है, आपने लैपटॉप किसी को सेल आउट किए और आपके पास पेमेंट ड्यू, उन्होंने 15 दिन में पेमेंट करे, तभी वो अकाउंट रिसीवेबल है। आज जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आपका जो भी बिजनेस हो, चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स हो, आपने अगर वो प्रोवाइड कर दी है चीज उनको और आपने बिल कर दिया है, और वो कस्टमर या क्लाइंट आपके पास से वो चीज ले गया है, ठीक है, तो वो पैसे आपके पास आउटसाइड, उनके पास आउटस्टैंडिंग है और आपने उसको जो है रिसीवेबल में रिकॉर्ड करना है, ये आपका रिसीवेबल है, ये पैसे आपने उनसे लेने हैं। हेड बनेगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, इन्वेंट्री मैंने आपको बता दिया कि आपके पास कोई भी इन्वेंट्री अवेलेबल है सेल करने के लिए, वो भी करंट एसेट में ही फॉल करती है।
अच्छा जी, दूसरी हमारे पास जो टाइप है दैट इज नॉन करंट एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो कि कैश में कन्वर्ट ना हो विद इन 1 ईयर या कंज्यूम ना हो, वो आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। ठीक है, ये रोस्ट्रम चेयर एसी फैन नॉन करंट एसेट है, क्योंकि इसकी लाइफ अगर मैं बात करूँ 12 मंथ से ज्यादा ही है, और मैं इसको फॉर लॉन्गर पीरियड यूज करूंगा, और इसकी जो कंज्यूम करने की जो वो है लिमिट, वो 12 मंथ से ज्यादा है। राइट। तो आपका जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है, आपकी बिल्डिंग है, लैंड, मैंने आपको बताया, आपका जो क्वेश्चन था लैंड का, वो आपका नॉन करंट एसेट में आता है। जी जी बिल्कुल, फिक्स एसेट, इसको आप फिक्स एसेट भी कह दें। नॉन करंट एसेट्स को आप फिक्स एसेट भी कह दें। ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगा उसको, वो जब मैं आपको भेजूंगा मेंशन कर दूंगा। ठीक है? अच्छा, मैंने आगे इसमें लास्ट एग्जांपल इसमें मेंशन की हुई इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, ये टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है। ये चेयर टेंजिबल एसेट है, रोस्ट्रम टेंजिबल एसेट है जिससे मैं टच कर सकता हूँ, फिजिकली ये है। और कुछ एसेट्स बिजनेस के ऐसे होते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप की है, उसमें उन्होंने कॉपी राइट्स लिए हैं, उनका कोई बिजनेस लोगो है, कोई ट्रेड नेम है, उन्होंने उसको ट्रेडमार्क किया है, तो वो उनका टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट है। तो आपके जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो नॉन करंट एसेट होते हैं। ठीक है, आप उसको नॉन करंट एसेट में जो है अकाउंट फॉर करेंगे। सॉरी। जी 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 बिल्कुल, जो आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा ना अभी, जो जिसको आप यूज करेंगे पोर्टल को, वो इंटेंजिबल है। ठीक है, वो इंटेंजिबल एसेट है इंस्टीट्यूट में। एसेट में किसी का भी क्वेश्चन? सॉरी। देखिए, मैंने आपको बताया ना, ऐसा एसेट जिसकी जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करता हो, उसमें सबसे जो टॉप पे जो आपके पास जो एग्जांपल्स हैं, वो कॉपीराइट पेटेंट इन्हीं की है। राइट। तो फिजिकली तो एग्जिस्ट करते नहीं है कॉपीराइट, आप इसके जो राइट्स लेते हैं आईपीओ से। ट्रेडमार्क भी आप इसी तरीके से। सॉरी। नहीं, ट्रेनिंग का तो आप उसमें नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर ही है, आपने कोई डिजाइन क्रिएट किया है। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये जैसे जो फिल्म प्रोड्यूस होती है, फिल्म और ये ड्रामा जो प्रोड्यूस होते हैं, ये भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनके पास इनके जो है राइट्स अवेलेबल होते हैं। जी नाम दे रहे जी जी जी। हैं। देखिए, नाम जो है ना, नाम दे रहा हूँ, अगर कोई नाम बंदा रिकॉर्ड करे तो गुडविल भी आप उसे कह सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं आती है। दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बिल्कुल, वो गुडविल में जाएगा आपका। वो गुडविल है बेसिकली, वो भी आपका एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो भी इसमें आप एग्जाम्पल जो है ऐड कर सकते हैं। आपने आपको मैंने कॉपीराइट ट्रेडमार्क का भी बताया, आप इसमें जो है गुडविल को भी ऐड कर सकते हैं। वो ऐसे कुछ नहीं है। जी 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 बिल्कुल, इंटेंजिबल एसेट्स ही नॉन करंट एसेट्स होते हैं। अगर हम पब्लिसिटी और गुडविल को देखें, दोनों इंटेंजिबल में आते पब्लिसिटी से मतलब मैं आपको बात समझा नहीं। हैं। जब हम कोई अच्छी सर्विस दे रहे होते हैं, आप हमेशा पढ़ाएंगे, हम बाहर जाकर आपकी तारीफ करेंगे, आपके हमारे रेस्टोरेंट से कराएंगे, या हम किसी आपके स्टूडेंट्स के रेफरेंस से आए, तो ये आपकी पब्लिसिटी नहीं सर, इसका कोई, आप इसको अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। राइट। है। हमें तो वो वैल्यू चाहिए ना एग्जैक्टली 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 ऐसा ही है। और गुडविल भी जो है ना, बेसिकली गुडविल क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का बिजनेस परचेज किया है। अब आप एक की किसी के बिजनेस की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल उसकी जो कैपिटल वैल्यू है वो 10 लाख रुपए, और आपको जो है बिजनेस उन्होंने सेल किया है 15 लाख रुपए में। तो अब अपनी बुक्स में जब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो 10 लाख रुपए तो आप उसको कर देंगे कि मैंने परचेज कर लिया बिजनेस। जो 5 लाख रुपए आपने उनके शेयर्स के जो एक्स्ट्रा पे किए, वो उसकी गुडविल है। राइट। यहाँ तक इसमें किसी का और कोई क्वेश्चन? जी सर, मैं अभी बताता हूँ गुडविल क्या है। एक बिजनेस है, वो रनिंग बिजनेस है। उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैंने ये एबीसी कंपनी परचेज करनी है। ठीक है, एबीसी कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है, जो कैपिटल वैल्यू है उसकी,
वो 10 लाख रुपए। मैंने उनको ऑफर दी कि मैं आपकी कंपनी 10 लाख में परचेज कर ले लूँ, और कंपनी की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो 10 लाख की है, फेस वैल्यू। राइट। उन्होंने मुझे कहा कि हम 10 लाख में नहीं सेल आउट करेंगे, हम आपको जो है 15 लाख रुपीज में सेल आउट करेंगे। राइट। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी जो है कंपनी परचेज कर ले लूँ। 10 लाख रुपए तो मैंने उनको पेमेंट कर दी, जो कि उनके एक्चुअल कैपिटल के अगेंस्ट उनको मिल गई। अब इस 5 लाख का मैं क्या करूंगा? ये 5 लाख जो मैंने एक्स्ट्रा दे दिए, ये 5 लाख मैं अपने बिजनेस में एज ए गुडविल जो है अकाउंट फॉर करूंगा, वहां पे ऐड करूंगा कि मैंने इस बिजनेस को इसकी गुडविल के अगेंस्ट जो है 5 लाख रुपए दिए। समझ रहे हैं मेरी बात? फिजिकली मैंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए, 10 लाख के कर लिए। अब 5 लाख का तो कुछ चीज नहीं है, मैंने उनसे परचेज की, मैंने 5 लाख उनको एक्स्ट्रा दिए। वो 5 लाख जो एक्स्ट्रा दिए, दैट इज द गुडविल जिसके लिए मैं पे कर रहा हूँ। मैं नहीं लगा रहा हूँ, कंपनी का फेस वैल्यू है। कंपनी का शेयर ही 10 रुपए का है, उसके अंदर 1 लाख शेयर है। मैं नहीं लगा रहा हूँ, वो कंपनी के अंदर सारी चीजें हैं मेमोरेंडम में, तो सब आप आगे पढ़ेंगे। राइट। ये क्लियर है सबको? जी जी। इनटेंजिबल एसेट जो है वो नॉन करंट ही है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास दूसरा अकाउंटिंग हेड है, दैट इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी बेसिकली बिजनेस जो है वो ओ करता है, उसने पेमेंट करनी है जिस वेंडर को या किसी भी एक्सटर्नल पार्टी को पेमेंट करनी है, पेएबल है कंपनी का, दैट इज द लाइबिलिटी। ये किसी भी कंपनी बिजनेस की ऑब्लिगेशन होती है जो कि उसने फुलफिल करनी होती है। अब सैलरी पे करनी है, आज फर्स्ट है, सब बिजनेस मुझे सैलरी पे कर दी होगी, कुछ ने नहीं की होगी, तो जिन्होंने नहीं की उनकी लाइबिलिटी है, सैलरी जो पे करनी है। आपने यूटिलिटीज जो पेमेंट करनी है जो कि ड्यू हो चुके हैं, वो आपकी लाइबिलिटी है। आपने किसी से सर्विसेज एक्वायर की है, आपका कोई बिजनेस है, आपने उनसे वेबसाइट, लेट्स सपोज आपने डिजाइन करवाई है, आपने उनको अभी पेमेंट करनी है, आपने सर्विसेज एक्वायर करनी है, वो आपकी बिजनेस पे लाइबिलिटी है। तो ऐसी चीज जो आप ओ करते हैं और आपने जो है पेमेंट करनी है, पेबल है जो आपकी कंपनी का बिजनेस का, दैट इज द लाइबिलिटी। राइट। अच्छा, इसकी भी टाइप्स है, करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज हमारी बिजनेस की वो लाइबिलिटीज होती हैं जो कि विद इन 1 ईयर जो हम उसको पेमेंट कर देते हैं। सही, विद इन 12 मंथ्स हम उसकी पेमेंट जो है कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने आपसे कोई लेट्स सपोज सर्विसेज एक्वायर की, और आप, मैंने आपको कहा कि जी मैं आपको 20 डेज में जो है पेमेंट कर दूंगा। अब चले 20 नहीं होगा तो 1 मंथ हो जाएगा, 1 मंथ नहीं होगा तो 2 मंथ्स हो जाएगा। तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा मुझे विद इन 2-3 मंथ पेमेंट कर देगा। वैसे तो 20 डेज का टर्म थी इनवॉइस की, तो ये मुझे पेमेंट कर देंगे। ये आपकी कंपनी के लिए क्या है, बिजनेस के लिए, ठीक है, पेबल है सर, पेबल है ये। जी 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 जी, ये मेरा पेबल है बेसिकली, लाइबिलिटी, और ये विद इन 12 मंथ्स है, मैंने आपको पेमेंट करनी है, तो ये करंट लाइबिलिटी के अंदर जो है आपका जो है पेबल स्टैंड करेगा, अकाउंट फॉर होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो लाइबिलिटी जो किसी बिजनेस ने विद इन 12 मंथ्स पे ऑफ करनी है या अकाउंट करनी है, उसको जो है आप करंट लाइबिलिटी के अंदर जो है क्लासिफाई करेंगे। वेरी सिंपल। चाहे आप वो आपने सैलरी देनी है, चाहे आपने वो कोई लोन पे करना है, चाहे आपने कोई भी किसी किस्म की फाइनेंसिंग है वो आपने करनी है, आपने पे ऑफ करनी है, फाइनेंसिंग अगर ली हुई है, अगर उसकी पीरियड 12 मंथ से कम है या 12 मंथ है, तो वो आपका करंट लाइबिलिटी के अंदर फॉल करेगा। राइट। अच्छा जी, नॉन करंट लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटीज बिजनेस की जो कि जिनकी जो पेमेंट पीरियड है या जिनका पे ऑफ पीरियड है वो 1 ईयर से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, उसी का ऑपोजिट है करंट लाइबिलिटी का। वही लाइबिलिटीज आप उसको क्लासिफाई करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी में। उसमें सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म लोन आ जाता है। अब आपने फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस ने व्हीकल परचेज किया है लीज पे, अब उसकी लेट्स सपोज 5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट है, तो वो उसका लॉन्ग टर्म लोन है जो उसने पे ऑफ करना है। राइट। अगर किसी ने बिजनेस ने कोई बिजनेस लोन अप्लाई किया है, और अगर वो 10 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का, 8 ईयर्स का है, अगर 1 ईयर से एक्सीड करे, दैट इज द लॉन्ग टर्म, वो आप उसको
नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर अकाउंट फॉर करेंगे। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? जी। अच्छा, ये बैंक जो ओवरड्राफ्ट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली बैंक एक आप क्लाइंट्स को जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं आपको रेडी कैश लोन दे रहा हूँ। अब पहले तो आप बैंक जाते हैं ना नॉर्मली, आपने कहा जी ये मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बैंक कहते हैं जी आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें, वो आपकी असेसमेंट करते हैं कि आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी कितनी है, आपकी पर्सनल चेक करते हैं कि आपकी पर्सनल इतनी फाइनेंशियल साउंडनेस है कि हम आपको लोन दें कि आप हमें बाद में इसको पे ऑफ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बिजनेस के लिए बैंक जो है उनको ओवरड्राफ्ट अकाउंट देता है। वो ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या होता है कि आप बिजनेस जब करे, जब उसका दिल चाहे, जब उसको नीड हो, वो जाता है उस अकाउंट से पेमेंट यूज कर लेता है। ठीक है, बैंक से उसको दोबारा लोन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बैंक से जाता है सीधे उस अकाउंट को यूज करता है, चेक यूज करता है और उसको पेमेंट कर देता है, और बाद में जो है वो बैंक उसको पे ऑफ कर देता है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है। ये बेसिकली बिजनेस को दिया जाता है, या ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिनकी नेट वेल्थ या जिनकी इनकम आपके हैं कि काफी हाई है, उनको ये दिया जाता है। वो तो डेली बेसिस पे चार्ज होता है, आपको पता है। एग्जैक्टली, 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 बिल्कुल, 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 राइट। जी। देखिए, ओवरड्राफ्ट अकाउंट की भी लिमिट होती है, वो लिमिट उसको असाइन करते हैं कि आपके ओवरड्राफ्ट अकाउंट की इतनी लिमिट है। अब ऐसा नहीं है कि वो किसी बिजनेस को जो है अनलिमिटेड जो है एक्सेस दे देंगे और उसमें जितने पैसे वो करेंगे। जी बिल्कुल। नहीं, कुछ भी नहीं होता, कोई बैंक गारंटी नहीं है, नथिंग। वो आपके बिजनेस के कोलेटरल के अगेंस्ट, आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस के अगेंस्ट जो है आपको ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। आप उसको यूज कर सकते हैं। जब आप उसको यूज करेंगे तो जितना आपने यूज किया होगा उसमें डेली बेसिस जो है कुछ परसेंट होता है, वो इंटरेस्ट आपको चार्ज होता रहेगा, वो आपने उनको पेमेंट करनी है। देखिए, बैंक गारंटीज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आप, लेट सपोज एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे अगर आप जाएं कि आपने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का लाइसेंस लेना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप ट्रेवल एजेंसी ओपन कर रहे हैं और आपने टूरिज्म लाइसेंस ऑब्टेन करना है, तो वो कहते हैं जी आप 4 लाख रुपए की गारंटी लेकर आए बैंक से, तब हम आपको लाइसेंस जो अवार्ड करेंगे। तो आप बैंक जाते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, वो 4 लाख रुपए आप बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, वो 4 लाख रुपए आपके समझे वो फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो है बैंक आपको गारंटी प्रोवाइड कर देती है। वो भी आपको नहीं, वो आपका जाएगा लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में जाएगा, एसेट, एसेट में जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है आपका, वो फिक्स डिपॉजिट है, और जब तक आप बिजनेस उसको आप चलाते रहेंगे वो आपके पैसे वहीं पे रहेंगे, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते। राइट। ये क्लियर है आपको लाइबिलिटी? अच्छा जी, एक्सपेंस बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इजी, इसका डेफिनेशन डेफिनेशन क्या, बल्कि मैं इसके जनरल एक कॉन्सेप्ट बता दूं। जो भी बिजनेस को रन करने के लिए जो ऑपरेशन में जो आप कॉस्ट देते हैं बिजनेस के डे टू डे चीजों को रन करने के लिए, वो आपके एक्सपेंसेस हैं। आपने यूटिलिटीज पे करनी है, आपने वेजेस पे करनी है, सैलरीज देनी है, और आपने अगर कोई और सर्विसेज किसी से एक्वायर की है उसके अगेंस्ट आप कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सपेंस है। ठीक है, इसमें आई गेस ऐसी कोई चीज नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि इसमें सर एक्सपेंस एसेट नहीं है, ये डिफरेंट हेड है। अकाउंटिंग के 5 हेड्स हैं: एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड इक्विटी। एक्सपेंस एसेट में नहीं जा सकता, एक्सपेंस इटसेल्फ एक हेड है अकाउंटिंग का। राइट। देखिए, ये है तो आपका बिजनेस का खर्चा है ना। ठीक है, ये बिजनेस का एक्सपेंस है। तो जब आप किसी को पे ऑफ करेंगे, आपने फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट कर दी है, सपोज आपने मुझे सैलरी दी है 50,000, आपने मुझे आज का आज पेमेंट कर दी है। ठीक है, जब आपने पेमेंट कर दी है तो उसको आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे कि मेरा एक्सपेंस हो गया है। ठीक है,
एग्जैक्टली, बिल्कुल। बिजनेस का जो भी कैश आउटफ्लो है वो आपका एक्सपेंस है। आप रिटर्न में कुछ ले रहे हैं, वो कुछ आप सर्विस तो दे रहे हैं ना सैलरी, लेकिन सैलरी लाया भी किसने दिया था एक्सपेंस मैं आपको समझा देता हूँ, ये समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा था कि मैं आपके पास एम्प्लॉय हूँ, आज सैलरी की डेट ड्यू थी, आपने मुझे बुलाया, आपने कहा जी हियर इज योर सैलरी, आपने मुझे कैश में सैलरी प्रोवाइड कर दी, सैलरी दे दी, आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी कि जी मैंने जी ये एक्सपेंस है, कर दिया आपने। सर 2 मिनट मुझे कंप्लीट करने दें। ये आपने एक्सपेंस कर दिया, राइट। अब ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि 1 जुलाई को सैलरी जो है ड्यू हो गई थी मेरी। आपने क्या किया, आपने कहा कि यार इस बार मैं आपको जो है 10 तारीख को सैलरी दूंगा। एक्सपेंस तो नहीं हुआ अभी आपका, लाइबिलिटी है वो आपका, आप बिल्कुल। यस, वेरी सिंपल। सही है, ये समझ में आ गया आपको? अच्छा जी, नेक्स्ट हेड जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है दैट इज इक्विटी। इक्विटी इज द शेयर होल्डर स्टेक इन अ बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज फ्रॉम एसेट्स। इक्विटी बेसिकली आपका, सिंपल वर्ड में अगर आप कहें, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, जो रिमेनिंग होगा वो बिजनेस की इक्विटी होगी। एक होता है बिजनेस, अब जब आपने स्टार्ट किया, आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, दैट इज ऑल्सो इक्विटी। रही बात है जब आप पूरा साल अब उस पर बिजनेस करेंगे, उस इक्विटी इक्विटी में से आप पैसे जो है आप ऑब्वियसली यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, एसेट परचेज करेंगे, कुछ एक्सपेंस करेंगे, कुछ आपके इनिशियल एक्सपेंसेस होंगे जो आप उसको कवर करेंगे। तो जब आप ईयर एंड पे, जब आप अकाउंटिंग अपना ईयर क्लोज करेंगे, तब आप उसमें से एसेट से लायबिलिटीज माइनस करेंगे, तो जो आपके ऊपर रिमेनिंग होगा दैट विल बी योर इक्विटी। कोई अगर आपके पास अकाउंट्स लेकर है, उसमें आपसे क्वेश्चन करे जी आप इसमें अकाउंट मेरे इक्विटी बता दें कितनी है, तो आपने सिंपल कुछ नहीं करना, आपने जस्ट बैलेंस शीट लेनी है और उसमें से एसेट माइनस लाइबिलिटीज आपने माइनस कर देनी है, तो वो आपके पास जो है इक्विटी आ जाएगी। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टोटल लाइबिलिटीज चाहे आपकी नॉन करंट है या करंट लाइबिलिटी है, तो वो आपकी इक्विटी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है, इस हिसाब से इसको क्या कहेंगे, इस पर लैंग्वेज इज क्लियर, बट फर्दर एलाबोरेशन फर्दर मैं इसको एलैबोरेट कर दूं? देखिए मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल भी हो मैं जाएगा। कैपिटल ही है सर, ये बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और लेट सपोज 2 मिलियन की, 2 मिलियन, लेट सपोज आपने 2 मिलियन आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया। आपने वो 2 मिलियन जब आपने इन्वेस्ट किया, आपने उसके अगेंस्ट जो है ऑफिस की रेनोवेशन करवाई, लेट सपोज 5 लाख रुपए की, ठीक है। आपने एसेट परचेज किए जिसमें आपने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया, आपने कंप्यूटर परचेज किए, आपने एसी परचेज किया, लेट सपोज ये आपका फर्दर 5 लाख रुपीज का खर्चा हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया जी, अब आपने जो है स्टाफ को आपने हायर किया, अब उनकी सैलरीज भी आप पे ऑफ कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अब ये कहने का मकसद ये कि ये आपका 20 लाख रुपए तो यूटिलाइज हो रहा है, कैपिटल यूटिलाइज हो रहा है ना। अब आपने 12 महीने जो है अपना बिजनेस रन किया, आपने जून 30 को जो है अपने अकाउंट क्लोज कर दिए करंट ईयर के लिए, ठीक है। अब आपने देखा कि जी मैंने पूरा ईयर क्या अर्न किया और क्या मेरे पास प्रॉफिट है, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, वो आपने सबने जो है आपने अकाउंट फोर की चीज है। जब आपने सारी रिपोर्ट्स रेडी कर ली तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि जी आप मुझे ये बताएं कि आपने जो कैपिटल लगाया था, इस वक्त आपके पास कोई कैपिटल या इक्विटी आपके पास अवेलेबल है? मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा। तो आप बोलेंगे जी मैं भी चेक करके बताता हूँ। आप अपनी रिपोर्ट ओपन करेंगे, उसमें से आप बैलेंस शीट में से एसेट में से टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे, उसमें से जो आपके पास रिमेनिंग फिगर आएगी पॉजिटिव में, तो वो कहेंगे जी मैंने ये कैपिटल लगाया था, इतना मैंने अर्न किया, उसके बावजूद भी मेरे पास एक कैपिटल इस वक्त अवेलेबल है, इक्विटी। ठीक है, क्लियर है सर आपको? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इक्विटी? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकता है, ये नेगेटिव में भी आंसर आ सकता है। अगर नेगेटिव में आएगा तो ऑब्वियसली आपको फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, या तो फर्दर कैपिटल डालना पड़ेगा या लोन लेना पड़ेगा आपको।
वो सर आगे मैं आपको सब बताऊंगा, लॉस कैसे एडजस्ट कर दें, वो इनकम टैक्स। बिल्कुल ले लें सर, 5 मिनट ले लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू बेसिकली वही पैसे हैं जो जनरेट होते हैं किसी बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से। एक बिजनेस है, उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब उससे जो पैसे जनरेट हो रहे हैं, दैट इज द रेवेन्यू, राइट। इट्स वेरी सिंपल कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या जो गुड्स आप सेल आउट कर रहे हैं, जो आपकी इन्वेंट्री है, उसके अगेंस्ट जो आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, दैट इज द रेवेन्यू जी। सर टोटल, फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको 10 लाख रुपए की बिलिंग की है। अब वो 10 लाख की बिलिंग में मेरे बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, तो वो 10 लाख तो आप, वो कंप्लीट आपका रेवेन्यू है। उसके बाद आप उसको क्लासिफाई करेंगे कि उसमें मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या, इनडायरेक्ट क्या है, राइट। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसको मैं सेट कर दूंगा डेबिट क्रेडिट के। और ये रूल्स जो है हमें या एक काम करते हैं, इसको हम थोड़े एंड में कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन है, तो उस रूल को समझने के लिए आप एंड में कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, विजिबल रहेगा। तो मैं आपको पहले ये अकाउंटिंग मेथड बता देता हूँ। हमारे पास जो है अकाउंटिंग में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को रिपोर्ट करने के लिए दो अकाउंटिंग मेथड है। एक हमारे पास कैश अकाउंटिंग मेथड है, एंड अदर वन इज अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड, राइट। कैश अकाउंटिंग मेथड में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड की जाती है जब आप कैश रिसीव करते हैं या स्पेंड करते हैं। अब मैंने सैलरी पे कर दी, मैंने कैश पे कर दिया, तो मैं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लूंगा कैश अकाउंटिंग में। अब मैंने किसी से सर्विसेज एक्वायर की, मैंने बोला कि जी आप मुझे वेबसाइट डिजाइन कर दें, ये रहे आपके 20,000 रुपीज। मैंने उनको कैश प्रोवाइड, जिस दिन मैं उनको कैश दूंगा उसी दिन आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस की। कैश अकाउंटिंग में आप ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड करेंगे जब एक्चुअल में आप कैश पे करेंगे या कैश रिसीव करेंगे, ये चीज आपने याद रखनी है। इस सेकंड पॉइंट में मैंने ये लिखा है, सेल इज रिकॉर्डेड व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड एंड एन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन अ बिल इज पेड। आप गए, आपने यूटिलिटी बिल पे किया बैंक में, आपने पेमेंट कर दी है, अब आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि ये मेरा एक्सपेंस हो गया। वो आप उसको कर लेंगे, वो मसला नहीं है। ऑब्वियसली आपने तो पेमेंट उसको कर दी ना यहाँ पे। आप अपने कैश बुक को और आप अपनी बैंक को जब रिकनसाइल करेंगे तो वैसे ही आपके सामने आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपके बैंक से पेमेंट निकल गई है, अब लेट सपोज आज आपने पेमेंट की, क्लियरिंग कल की है, तो जब आपके अकाउंट से वो पेमेंट निकल गई तो आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना एक्सपेंस। दैट्स इट। जब आप मंथ एंड पे अपने कैश बुक को और अपने बैंक स्टेटमेंट को रिकनसाइल करेंगे, तो रिकनसिलेशन इसीलिए होती है ना, कि उसमें कोई एरर ना हो। जब आप उसको मंथ एंड पे रिकनसिलेशन करेंगे तो आप उसको सेटल डाउन कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। जी सर। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर दो मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें आप अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक है कैश अकाउंटिंग मेथड, एक है अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड। अभी मैं आपको कैश अकाउंटिंग बता रहा हूँ। कैश अकाउंटिंग मेथड में क्या होता है कि आपने ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करना है जब आपने एक्चुअल में कैश पे करना है या कैश आपको रिसीव हो, ठीक है। कुछ जैसे भी कह रहे हैं, जब आपको कैश रिसीव हो गया और आपने कैश किसी को पे कर दिया, जब आपने कर दिया तो आपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर लिया। मैं उसको एक ही बात कर रहा हूँ अभी, एक ही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। जी बिल्कुल एक ही बात कर रहा हूँ अभी। अब आप फॉर एग्जांपल, हमारे पास अब ऑनलाइन एक्सेस है डिफरेंट चीज बैंक्स के, तो अब आप जब उससे पेमेंट करते हो, ऑब्वियसली बैंक से रियल टाइम में पेमेंट हो रही होती है, वो तो ऑनलाइन में तो उसी वक्त पेमेंट हो जाती है रियल टाइम, तो आप उसको बुक कर लेंगे बिल्कुल। या तो ये एक्सपेंस होगा या तो सेल होगा। जी बिल्कुल, मैंने वही ऊपर बात की, देखें आप इसको देख सकते हैं, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। किसी का क्वेश्चन कैश अकाउंटिंग के वाले से? अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड।
अक्रूवल अकाउंटिंग में आपने रेवेन्यू तब अकाउंट फॉर करना है या रिकॉर्ड करना है जब आप उसको अर्न कर लेंगे। अब अर्न करने को अगर मैं आपको एज पर द स्टैंडर्ड अगर मैं बताऊं, आप मेरे पास है, आपने कहा कि जी सर आप मेरा जो है टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने टैक्स रिटर्न आपका फाइल कर दिया, मैंने आपको सर्विसेज अपनी कंप्लीट कर दी, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है। अब मेरे पार्ट पे जो ऑब्लिगेशन थी, जो जिम्मेदारी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो मैंने कर दी है। और आपने अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने मुझे पेमेंट करनी है। तो अक्रूवल अकाउंटिंग वाले कॉन्सेप्ट में मेरे पास अभी कैश रिसीव हुआ नहीं है, लेकिन मैंने आपको सर्विसेज दे दी है। तो मैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा वो मैं अभी कर दूंगा। जब मैं आपको सर्विसेज दे दूंगा तो मैं आपको उसी वक्त जो एंट्री पास कर दूंगा, जी मैंने आपको सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर दिए, और मैं अपना रेवेन्यू बुक कर लूंगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास अभी कैश रिसीव नहीं हुआ। टेंशन का बिल है आपके पास, तो पहले सबसे पैसे निकाल के रखिए, पहले तो सारे पे कर देंगे अभी। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 30 जून को लेट्स सपोज ड्यू हो गया बिल आपका, आपने पेमेंट नहीं की है, तो आपने लेकिन एक्रूवल अकाउंटिंग मेथड में उसको आपने एक्सपेंस बुक कर लेना है। रेंट बिल्कुल आपने उसका एक्सपेंस बुक कर लेना है मंथ एंड पे। हालांकि पेमेंट आप उसकी लेट्स सपोज 5th को कर रहे हैं, 6th को कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको जो है एक्सपेंस अपने बुक्स में कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। ये एक्रूवल अकाउंटिंग का मेथड है जिसमें आपने इस तरीके से करना है। और लेट्स एक्सपेंसेस की भी बात मैंने आपको क्लियर कर दी है, रेवेन्यू की भी मैंने आपको बता दी है। वो क्यों है? बेसिकली जो अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैचिंग प्रिंसिपल पे होता है। मैचिंग प्रिंसिपल एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, और वो आपको ये कहता है जी, बिजनेस जो है ना अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यूज के अगेंस्ट, जो सेम रेवेन्यूज उनको रिसीव हो रहे हैं उसके अगेंस्ट उसको मैच करें, रिपोर्ट करें। राइट? मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ कि आपके जो इनकम स्टेटमेंट में जो रेवेन्यूज हैं उसी से रिलेटेड जो आपके एक्सपेंसेस हैं जो टाइमली, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में मेंशन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब मैंने एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, लेट्स सपोज मैंने गुड्स प्रोवाइड किए हैं, और वो गुड्स मैंने जो परचेज किए थे लेट्स सपोज 5 लाख रुपीज के किए थे, और मैंने आपको सेल किए 7.5 के, ठीक है, और मैंने आपको वो जो है सेल कर दिया। अब मैंने रेवेन्यू बुक कर लिया। अब जब मैंने रेवेन्यू बुक कर लिया, तो रेवेन्यू के साथ साथ जो मैंने परचेज की थी अपनी इन्वेंट्री, उसकी कॉस्ट भी तो मैंने बुक करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो 5 लाख रुपए भी तो मैंने बुक करने हैं। तो जब मैं इसको बुक करूंगा तो उसी इन्वेंट्री या उसी रेवेन्यू के अगेंस्ट ही करूंगा जो 7.5 लाख रुपए की मैंने आपको सेल आउट की है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? जी जी। वो जब आपने आपने जस्ट जाके मेथड सेलेक्ट करना है, अक्रूवल पे करना है या कैश पे करना है, दैट्स इट। ठीक है? देखिए मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके जो बिजनेस के जो एक्सपेंसेस है ना, वो तब रिपोर्ट हो, उसी पीरियड में रिपोर्ट होने चाहिए जिसके जिससे वो रेवेन्यू रिलेट करता है। मैंने आपको अभी ये एग्जांपल दी कि मैंने 5 लाख रुपए का एक गुड्स परचेज किए थे, ठीक है, और मैंने आपको 7.5 लाख रुपए में सेल आउट कर दिए, ठीक है। अब वो मैंने 7.5 लाख रुपए की सेल आउट कर दिए, तो मैंने बस अपने रेवेन्यू बुक कर लिया। जब मैंने रेवेन्यू बुक कर लिया, और मैंने लेट्स सपोज वो 5 लाख रुपए की पेमेंट जो मैंने परचेज की थी अभी की नहीं है, मैंने अभी तक एक्सपेंस तो हुआ नहीं है, कैश निकला नहीं है मेरे पास से, कैश आउटफ्लो हुआ नहीं है, रेवेन्यू मैंने बुक करी है, लेकिन साथ साथ मैं उसका एक्सपेंस भी बुक कर लूंगा कि मैंने ये जो परचेज की थी 5 लाख रुपए की कॉस्ट, आपने एक इन्वेंट्री ली है उसमें आपने कॉस्ट भी तो पे की है, खरीदने में उसको की है ना सर पे, आपने उसको प्रॉफिट में सेल आउट किया। जब आपने उसको प्रॉफिट में सेल आउट कर दिया, तो उसके अगेंस्ट जो आपने वो इन्वेंट्री परचेज की थी, वही जो उसकी एक्सपेंस है आपने उसी टाइम में उसको रिपोर्ट करना है। अब कैश में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब मैंने आज आपको ये इन्वेंट्री सेल आउट कर दी है, ये वाली इन्वेंट्री आज सेल आउट की है, आपने मुझे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इसकी पेमेंट दी है। अब मैं तो पिछले साल की सेल की कब करूंगा रिकॉर्ड एंट्री, इस ईयर में, क्योंकि मेरे पास कैश अभी रिसीव हुआ है। अक्रूवल में क्या करूंगा, जिस जिस दिन मैंने जिस डेट में सेल की थी उसी दिन बुक कर लूंगा। मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता है कि जिस दिन आपने सेल की है, आप उसके अगेंस्ट रेवेन्यू भी उसी दिन बुक करो और एक्सपेंस भी उसके अगेंस्ट बुक करो। जी बिल्कुल, कैश आपको रिसीव हो जाना हो। बिल्कुल सर, रेवेन्यू में काउंट होगा। बिल्कुल, अगर आपको पैसे मिले नहीं मिले, रेवेन्यू काउंट होगा, रेवेन्यू काउंट होगा।
जी बिल्कुल फॉल करेगा, लेकिन जब आप उसको पे ऑफ करेंगे तो एक्सपेंस में नहीं आएगा। सीओजीएस किसका अकाउंट है? एक्सपेंस का अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट है ना, वो एक्सपेंस में ही आएगा। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कैश मेथड अकाउंटिंग, अक्रूवल मेथड अकाउंटिंग, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि जो हजरात बिजनेस इंडिविजुअल हैं उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि या तो वो कैश मेथड अकाउंटिंग यूज करें या अक्रूवल बेसिस वाले यूज कर लें। और कंपनीज को उन्होंने जो है बाउंड किया हुआ यूपीस को कि आपने जो है अक्रूवल मेथड ही यूज कर लें, क्योंकि कंपनीज में आपको पता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है। तो वो एक्सप्लिसिटली इस चीज को मेंशन करता है कि आपने जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनानी चाहिए। जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो सारे अक्रूवल बेसिस पे ही। सॉरी, एडवांस टैक्स जो आप पेमेंट करें वो तो एडवांस पेमेंट है ना बेसिकली। वो तो आप अपने बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट में आप उसको कर दें, मेंशन कर दें आप, वो आप एडवांस में पे कर चुके हो। तो आपने ये दो चीजें याद रखनी है, एक कैश अकाउंटिंग एंड अक्रूवल अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग में कैश इन्वॉल्व होता है, अक्रूवल अकाउंटिंग में कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। जी अक्रूवल में अकाउंटिंग ये कहता है कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है। तो सर आपने इसीलिए तो रेवेन्यू उसी टाइम में बुक करना है, पेमेंट आपको रिसीव हुई है या नहीं हुई है। मिसाल के तौर पर मैंने 29 जून को 10 लाख रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड की है, 29 जून को। अब उसके बिलिंग तो जो मुझे होनी है वो तो जुलाई में ही होनी है, लेकिन मैंने 29 जून को बुक कर दी रेवेन्यू, 10 लाख रुपए रेवेन्यू बुक कर दिया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, वो जो पेमेंट आपकी रिसीव होगी उसके अगेंस्ट आप रिकॉर्ड कर चुके हैं। तब आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जब आप क्लोज करते हैं अकाउंट उसके बाद आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास होती है, तो आप उसमें एडजस्टमेंट करेंगे ना, राइट? सॉरी, जी नेक्स्ट ईयर होगा, उसमें हम अगर 10 लाख रिकॉर्ड नहीं करते वो सेल रिटर्न हो जाता देखिए क्या करेंगे आप, सेल रिटर्न हो जाती है, ओके, फिर सेल रिटर्न कितने टाइम में होगी? लेट्स सपोज नेक्स्ट मंथ हो जाती है, आप एडजस्टिंग एंट्रीज पास नहीं करेंगे, मैं ये तो कह रहा हूँ। आप जब अकाउंट क्लोज कर लेंगे, आप जब ऑडिट करवाने से पहले, जब अपना अकाउंट बिल्कुल फाइनल आपने करने हैं, उस पीरियड से रिलेटेड आप उसको एडजस्टिंग एंट्रीज तो पास करेंगे। जो भी सेल रिटर्न आपके पास आया आप उसके एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टिंग एंट्रीज इसीलिए पास होती है अकाउंट क्लोज करने के बाद, कि आपका जो भी ये एडजस्टमेंट है आप उसको क्लियर कर लें, ताकि आपके जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं वो मैच कर जाएं आपके रेवेन्यू सारी चीजें एक्सपेंसेस के साथ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, जनरल वाउचर जिसे आप कहते हैं। जी क्लियर। टैक्स इवेजन जो होता है, डाउन जनरल की कंपनी यू हैव फॉलो रूल मेथड, तो एक टैक्स इवेजन से बच जाए ना बच जाए। देखें, वो इसलिए कह रहे हैं कि आपका रेवेन्यू जो पीरियड है ना 12 महीने का रेवेन्यू, वो कह रहे हैं आप इसी 12 महीने में बुक कर लें, आपको पैसे मिले या ना मिले उस पर आपने टैक्स पेमेंट करनी है। टैक्स ड्यू हो जाए, जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अदरवाइज टैक्स इवेजन हो जाए। ये कैश पे देखिए टैक्स डेफर हो जाता है टैक्स। अब लेट सपोज, सॉरी, इवेजन का मतलब टैक्स चोरी करना, ठीक है। जब होगा, जब रिकॉर्ड डेट होगा ना, जब एक्चुअली को फॉलो कर ही नहीं रहे तो रिकॉर्ड कहाँ है? जब मिलेगा, जब केस में आएगा। जब चले अप्रूवल फॉलो नहीं कर रहे तो कैश बेसिस कर रहे होंगे सर, तब कैश बेसिस करेंगे तो अगले साल उसको पेमेंट करेंगे, तो वो नेक्स्ट ईयर में उसकी पेमेंट करेंगे, राइट? सॉरी, क्लोजर की कोई लिमिट होती है 30 जून वाली किताबें जो है जी वो आप अगर सितंबर तक चला सकते हैं। देखिए, आप जैसे कंपनीज है ना, कंपनीज को ये होता है कि 30 जून को वो अपना अकाउंट क्लोज करें, और कंपनीज एक्ट ने उसको बाउंड किया है कि विद इन 120 डेज आपने जो है कंपनी की फाइनेंशियल्स को ऑडिट करवाने हैं। तब आप ऑडिट करवाएंगे तभी तो आप एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करेंगे कंपनी में।
डिटेल तो है ना आपके पास? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ऑडिट करवाए, जैसे कि एंट्रीज अपने अकाउंट सारी चीजें करें। कंपनीज एक्ट ने आपको ये बताया हुआ है कि आपने जो है कंपनी के जो अकाउंट क्लोज कर दिए उसके विद इन 120 डेज आपने ऑडिट करवाना, राइट। डिपेंड करता है कंपनी पे, ठीक है। वो मैं कल के टॉपिक में सारी चीजें कि टैक्स ईयर क्या है, अकाउंटिंग ईयर की। अच्छा जी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पता होनी चाहिए क्या है। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सेट ऑफ रिपोर्ट्स होता है जो बेसिकली इन्वेस्टर्स को या स्टेक होल्डर्स को बताता है कि जी आपकी कंपनी के बिजनेस के ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस हैं, ये आपकी एसेट्स की वैल्यू है, ये लाइबिलिटीज हैं आपकी, ये आपकी इक्विटी है, और कोई अगर सिग्निफिकेंट चीजें हैं तो वो इसके अंदर मेंशन होती है। तो जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारे पास ये 5 जो है रिपोर्ट्स होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बड़े सिंपल है, इनकम स्टेटमेंट जैसे आप कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट, जिसमें आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी जो है वो मेंशन होती है, राइट। वहां से आप उसको देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली क्या होता है कि विद इन जो आपका पीरियड होता है उसमें टोटल कैश फ्लो देखते हैं कि कितना कैश इन हुआ, कितना कैश आउट हुआ कंपनी से, राइट। एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो अभी मैंने इक्विटी की बात की थी, अगर हम एसेट माइनस लाइबिलिटीज करें तो आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से पता लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ अकाउंट्स की कुछ इंटरप्रिटेशंस होती हैं, वो आपको देनी पड़ती हैं, तो वो नोट्स टू दी अकाउंट्स के अंदर जो है आपने मेंशन करनी होगी। मैं भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा भी देता हूँ। सेकंड जी, ये आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट, इसमें आप देख सकते हैं एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज। ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट जैसे हम कहते हैं, ये आपकी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज सोल्ड, और आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब इसके अंदर मेंशन होते हैं। आपका टैक्स, ये सब चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में मेंशन होती है। ये जी आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये आपका इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस था, ये आपका प्रॉफिट अर्न हुआ, और ये आपकी टोटल इक्विटी हो गई। ये जब हम इनकम टैक्स रिटर्न जब हम बिजनेस का सीखेंगे कंपनी का, तो उसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने कैसे प्रिपेयर करनी है। स्टेटमेंट में बनानी होगी। देखिए कंपनी के लिए तो मस्ट है, जब आप कंपनी के रिटर्न फाइल करेंगे ना, उसके लिए तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट प्रिपेयर करनी है। ये तो अकाउंट वाले करेंगे ना। मैं अब आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताता हूँ सर। 90% ऑफ द कंपनीज जो यहाँ पर है ना, वो अकाउंट फाइनलाइज करके कंसल्टेंट को नहीं देती है। बड़ी कंपनीज जो है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे आप फार्मास्यूटिकल कह लें या आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो भी कंपनीज हैं वो करती हैं अपना काम। बाकी क्या होगा कि आपको अकाउंट दे दिए जाएंगे और आप उसको फाइनलाइज करेंगे। और मोस्टली कंसल्टेंट का क्या होता है कि ऑडिटर उनके साथ अलाइन होते हैं, वो ऑडिट भी इसका उनको करवा के प्रॉपर दे दें। तो ऑर्डर करना भी जरूरी होता है ना। कंपनी में मैंडेटरी होती है, बनाएंगे आप तो ऑर्डर लेकिन आपको तो बनाने पड़ेंगे ना अकाउंट। देखें, प्रिपेयर करने का मकसद ये है कि या तो कंपनी का अकाउंटेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको प्रिपेयर करके दे, या आपने प्रिपेयर करने। टैक्स रिटर्न जो फाइल होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे होगा। जी, ये आप मेरा आपसे कहने का मतलब है, चाहे आप प्रिपेयर करें या चाहे आपको कंपनी खुद बना के दी। और एक और चीज ये भी नोट कर लें, जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसके साथ साथ आपने ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी सबमिशन करनी होती है। एफबीआर में ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती हैं। जी सर। ये चीज अकाउंट में जाते हैं ऑडिट ऑडिट तो ऑडिट अकाउंट जाते हैं एससीसी में जाते हैं ऑडिट। सर, वो भी एक थ्रेशोल्ड है। अगर कंपनी का
पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से अबव है तब ज्यादा है। जी। अच्छा जी, ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की कंपनी में कितना कैश फ्लो इन हुआ, कितना आउट हुआ। और ये आपके नोट्स भी अकाउंट जिसकी मैं आपको आपसे बात कर रहा था कि बेसिकली होते हैं और कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप इसको इजीली जो है आराम से देख सकते हैं। इसमें किसी की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जी। ये आप बता सकते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे होंगे कंपनी की, तब मैं आपको ड्राफ्ट भी दूंगा सर, इसीलिए तो आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। कुछ मसला नहीं, कुछ एडवांस अकाउंटिंग आपको इसके लिए नहीं सीखनी, टैक्स फाइलिंग के लिए। क्योंकि ये अभी इनसे यही बात हो रही थी कि अगर आपका क्लाइंट अच्छा तो आपका अकाउंट सारे पेपर खुद करके दे देगा, आपने जस्ट कैलकुलेट जो टैक्स करना है ना। हाउ दे रहा है वो सही भी है कि नहीं? इसीलिए तो सर आपको बता रहा हूँ कि आपको अकाउंटिंग हेड जो है आपके पास, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अकाउंटिंग हेड क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। जब हाँ प्रिपेयर कर देंगे कि आउट बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए अभी तो देखिए जस्ट स्टार्टिंग है ये, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रेनर आपको बता सकता है, जो मैक्सिमम इनपुट है वो मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ चीजें इंडिविजुअल बेसिस पर होती है कि आप कितना अपने आप को जो है एनरिच करने के लिए देख रहे हैं उसको। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आप इस 1.5 घंटे में ही सब कुछ जो है सीख जाएंगे। 95% चीज़ आप सीख जाएंगे यहाँ पे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको फर्दर स्टडी करना, वो आपने खुद करना है। राइट। जी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। ये आइरिस का एफबीआर का पोर्टल है फॉर रिटर्न फाइलिंग। मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बता रहा हूँ और जो मैं अकाउंटिंग आपको पढ़ा रहा हूँ आपके लिए क्यों जरूरी है। चलिए ये देखिए इनकम टैक्स रिटर्न है बेसिकली, और कंपनी की रिटर्न के लिए बिजनेस में हम जाएंगे और इसमें आप देखें आपने रेवेन्यू यहाँ से, इनकम स्टेटमेंट आपके पास अगर प्रिपेयर होगी तभी तो आप रेवेन्यू यहाँ से लिखेंगे। सॉरी। ऐसे थोड़ी होता है कंपनी, आप जब कंपनी के रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से कुछ प्रोविजन है जो कंपनी पे अप्लाई होते हैं। आपने एक सेपरेट वर्किंग करनी है, ठीक है। वो सारी सेपरेट वर्किंग होगी, उसके बाद आप सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि आपके पास अकाउंट्स आ गए आपने यहाँ देख के कर दिया तो फिर टैक्स कंसल्टेंट का फायदा क्या हुआ, लॉ का क्या फायदा हुआ। एग्जैक्टली 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 ऐसा ही होता है। लेकिन आपने एक्चुअल ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे अटैच करनी है। आपने वर्किंग अपनी सेपरेट रखनी है, जो टैक्स वर्किंग होगी वो तो ऑब्वियसली आपने करनी है। उस टैक्स वर्किंग के बाद आपने जो है यहाँ पे रिटर्न जो है फाइल करनी है। राइट। अच्छा जी, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रेडी करनी है। ये देखिए, ये आपके पास एसेट की डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन करनी है रिटर्न में, और ये टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जब आपको पता होगा कि ये इक्विटी लायबिलिटीज क्या होती हैं या कैपिटल क्या होता है, तभी तो आप यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। जब आप इस चीज से फैमिलियर ही नहीं होंगे तो आप कैसे करेंगे। तो अकाउंटिंग का बेसिकली आज आपको एक कॉन्सेप्ट देने का मकसद ही यही है कि जब आप रिटर्न को ओपन करेंगे और चीज़ों पे वर्किंग करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके पास बड़ी फ्रीक्वेंटली आपके सामने आएंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से क्या क्या करना है, और ये जो हेड लिखा हुआ ये क्या है, बेसिकली किस में क्लासीफाई करेगा। एग्जैक्टली। राइट। और ये इनकम स्टेटमेंट से आपने जो है, जो आप रेडी करेंगे, ये एक्सपेंसेस सारे आपने यहाँ मेंशन करने। वो सर थर्ड क्लास में हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट होगा, उसमें मैं आपको कंप्लीट सब चीज़ें बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। ये रिटर्न समझ में आ रहा है क्यों मैं आपको अकाउंटिंग जो है थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न ही आपका बेस इन चीज़ों पे करता है। ये जी देखें डेप्रिसिएशन, ये भी एक अकाउंटिंग टर्म है डेप्रिसिएशन।
बढ़िया है। चलो मैं एक काम भी करूंगा कि जो भी टेबल ऑफ कंटेंट होगा ना सिलेबस का, वो मैं क्लास से पहले शेयर कर दूंगा आपके साथ। आएगा, पहले आएगा अभी तो। बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जी डेप्रिसिएशन है वो मैं आपको बताऊंगा जब हम बिजनेस टैक्स रिटर्न करेंगे ना, क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन अगर मैं अकाउंटिंग इतनी ओपन कर दूंगा ना, तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, लास्ट जो हमारे पास मेन टॉपिक है, बस मैं आपके 10 मिनट लूंगा क्योंकि 10 मिनट बीच में नमाज के भी हम लोगों ने किए। तो रूल्स हमने देखने कि हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या करने हैं। बेसिकली अकाउंटिंग में आपने जो भी एंट्रीज पास कर रही है वो डबल एंट्री सिस्टम है। जब भी आप कोई एंट्री पास करेंगे तो उसका इम्पैक्ट कम से कम 2 अकाउंट्स पे जाएगा। ठीक है। और जब आपने फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, कोई सेल रिकॉर्ड करना है, तो वो डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। डेबिट क्रेडिट तो मेरे ख्याल में ये तो नॉन अकाउंटिंग वालों ने भी सुना ही होगा कि ये पैसे अकाउंट में डेबिट हो गए, क्रेडिट हो गए। सुना है आपने? ये डेबिट मीन्स के पैसे इन हुए, क्रेडिट मीन्स के पैसे आउट हुए। राइट। मैं आपकी बात समझ गया, वो बैंक अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा होगा। वो अभी मैं यहाँ पे करूंगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगी। अभी जनरल कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेसिकली सिंपल यही है। और जब भी हम कोई एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो इसका इम्पैक्ट हमेशा 2 अकाउंट्स में जाएगा, जो हमने अकाउंट पढ़े। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एसेट परचेज किया है, राइट। जब आप एसेट परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली एसेट इंक्रीज हुआ है। जब एसेट इंक्रीज हुआ तो आपने किसके अगेंस्ट एसेट परचेज किया है? ठीक है, किसके अगेंस्ट एसेट परचेज किया है? आपने कैश पे किया है ना। तो एसेट इंक्रीज हुआ, कैश कम हुआ, तो दोनों अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। तो जब एसेट इंक्रीज होगा तो आपने उसको डेबिट करना है, और जब एसेट डिक्रीज होगा तो आपने उसको क्रेडिट करना है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल 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 ऐसा ही है सर। कभी मैं एंट्री पास कर दूँ। एसेट्स जब इंक्रीज होंगे तो आपने उसको डेबिट करना है, जब डिक्रीज होंगे तो आपने उसको क्रेडिट करना है। पैसे आएंगे तो क्रेडिट होगा, जाएंगे। नहीं सर, पैसे को नहीं आप उसमें करें, आप एसेट को देखें। एसेट्स एसेट्स। अब एसेट को मैंने आपको बताया था कि एसेट क्या होता है। हाँ ठीक है। ये अगर वो चीज एसेट में है, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है, ये मैंने रोस्टम ली है 50,000 रुपए के, लेट सपोज, तो मैं इसमें एंट्री पास करूंगा, मेरा रोस्टम डेबिट, और कैश के अगेंस्ट मैंने पेमेंट की है तो कैश क्रेडिट। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब आप करेंगे, जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा, जब आप एक्सपेंस इनकर करेंगे तो एक्सपेंस होगा डेबिट, राइट। और कैश से ऑब्वियसली आप पेमेंट करेंगे तो वो क्या होगा? क्रेडिट। बिल्कुल। कोई भी एक्सपेंस है सर, आपने जेनेटरियल स्टाफ को कुछ पेमेंट की है, कोई क्लीनिंग स्टाफ की, या आपने सैलरीज पे किए हैं, या आपने यूटिलिटीज के बिल पे किए हैं, तो वो एक्सपेंस में आपने एक्सपेंस किया तो एक्सपेंस डेबिट। लेट्स सपोज बिजली का बिल पे किया, के का बिल, वो आप के का बिल जो है उसकी वैल्यू को आप डेबिट कर देंगे, और कैश से अगर आपने बैंक से पेमेंट किया तो उसको क्रेडिट कर देंगे। राइट। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग के एसेट और एक्सपेंसेस हैं, ये जब भी इंक्रीज होंगे ये डेबिट होंगे, ये आप याद रख लें। और जब भी डिक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट होंगे। बाकी रिमेनिंग जो 3 है, लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवेन्यू, ये जब भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, और डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। ये मैंने तभी सीक्वेंस वाइज लिखा है। एसेट एंड एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज हो तो डेबिट, और डिक्रीज हो तो क्रेडिट। और लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तो डेबिट, सॉरी क्रेडिट, और डिक्रीज होंगे तो डेबिट। और देखें, कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए ना। मैं आपसे अब आपने सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं। अब मैं पूछूं कि जी एसेट है, एसेट को रिकॉर्ड कर लें। अब आपको एसेट पता होगा तो आप रिकॉर्ड करेंगे ना। अब आपको मैं बोलूं कि जी ये मैंने लोन लिया है, आप इसको रिकॉर्ड कर दें, तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? आप ऑब्वियसली लाइबिलिटी में उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि लाइबिलिटी क्या होती है। तो वो इन पांचों हेड्स आपके जितने स्ट्रांग होंगे
और सारी अकाउंटिंग मैंने आपको पहले भी बताई, इस पे बेस करती है। डेमो है पर वो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट डेमो है पूरा। जी मुझे छोटा सा डेमो ऑब्जेक्ट लेवल पे कि आप इंडिया इंडिया के बारे में बताना है। सर, वो मैं अभी आपके लिए मैं एंट्रीज लेकर आया हूँ, तो मैं आपको ये यहाँ तक ये रूल समझ में आ गए आपको? ये जस्ट आपने इसको याद कर लेना है कि कौन सा कब इंक्रीज हो रहा है, तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, दैट्स इट। और आपको यह पता होना चाहिए कि एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू होता क्या है। ये 5 चीजें आपको पता है, रूल्स आपको पता है, आप बेसिक अकाउंटिंग जो है वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, ये कुछ एंट्रीज है जो मैंने कहा मैं आपके सामने इसको पास कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीज कि एंट्री कैसे पास होती है। ये बेसिकली हमारा हमारा जो है जनरल जनरल है। जब आप एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो वो सबसे पहले जनरल जनरल में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो आपने उसको सबसे पहले एंट्री वहां पास करनी होती है। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा काउंटिंग साइकिल क्या होता है, आपने कहाँ कहाँ चीजें जो है पोस्ट करनी है। अच्छा जी, ऑन 1 अप्रैल 2023 Ali started a business with a cash rupees 5 लाख। बिल्कुल, मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, अली ने क्या बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज, राइट? तो इसमें आपका क्या इंक्रीज हो रहा है जी? सर, आपका कैपिटल आपने किया है ना, कैपिटल की एंट्री पास होगी, कैपिटल डेबिट होगा, कैपिटल डेबिट होगा, और कैश आपने यूटिलाइज किया उसमें कैपिटल को इशू करने में, तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। लॉक हुआ है क्या? Sorry, मैं आगे से मैं थोड़ी सी एंट्री रिवर्स कर गया। हाँ, मैं रिवर्स कर गया एंट्री। मैं भी आपको बता दूँ दोनों, वो मुझे अंदाजा हो गया था। नहीं, ये एक्चुअली ये चल नहीं रहा, तो मैं इसको जो है आ, साथ साथ तो मैं डिजाइन गया। नहीं, वो तो नहीं है। टाइप क्यों ना है इसमें, का कोई ऑप्शन नहीं, एक्सपायर हो गया। ओहो, वो खुल सकता है इसमें, क्या नाम है, वर्ड खोल लो, वर्ड भी नहीं चलेगा। नोट पैड, नोट पैड तो चलेगा ना, ये वो भी एक्सपायर। एक्चुअली ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, तो ये आपका ये हटा दूं क्या यार, ये बोल के नई शीट ओपन कर देते हैं। वो मैंने कर दी है, ये तो कर दी थी, ये भी कर देता हूँ। अच्छा जी, अली साहब ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में जब उसने पैसे डाले तो कैश क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कैश क्या है, एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ है, कैश आपका डेबिट हो जाएगा, एंड कैपिटल आपका एनहेंस हुआ है। तो कैपिटल इक्विटी मैंने आपको बताया था कि जब वो एनहेंस होगी तो आपने उसको क्रेडिट करना है, राइट? अच्छा जी, सेकंड हमारे पास क्या एंट्री है, 2 अप्रैल को जी उन्होंने फर्नीचर परचेज किया इन कैश, रुपीज 2 लाख रुपीज, राइट? अच्छा जी, फर्नीचर क्या है, किस अकाउंटिंग हेड में मैं इसको क्लासिफाई करूंगा? करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट, राइट? तो आपका फर्नीचर जो है
डेबिट एंड कैश क्रेडिट। कैश की सर वो एसेट है तो जी कैश भी एसेट में आता है। हाँ, तो कैश कम हो गया ना। मैंने ये ले आया, मैं 10,000 रुपये का ये ले आया और 10,000 रुपये मेरी जेब से चले गए, तो कैश कम हो गया, ये आ गया उसके अगेंस्ट। तो फर्नीचर है एसेट, दोनों एसेट है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, थर्ड वन इज इन्वेंट्री बाई की है 2 लाख रुपीज की इन कैश। ठीक है, डेबिट इन्वेंट्री क्या है जी? करंट एसेट बिल्कुल। और कैश कैश प्लस क्रेडिट हो जाएगा आपका। अच्छा जी, उस 5 लाख 2 लाख रुपए की, सॉरी, इन्वेंट्री जो 2 लाख रुपए की उन्होंने परचेज की, उसमें से उन्होंने 50,000 रुपीज की जो है इन्वेंट्री सेल आउट कर दी कैश में। क्या एंट्री पास होगी? आप थोड़ा सा सोचे। मैंने सेल की है इन्वेंट्री, तो मेरे पास क्या चीज इंक्रीज हुई है? रेवेन्यू। कैश इंक्रीज हुआ मेरे पास, और मैं क्या करूंगा, सेल मेरी इंक्रीज हुई है, रेवेन्यू। तो जब मेरे पास एसेट इंक्रीज होगा, कैश आया मेरे पास, बिल्कुल डेबिट हो जाएगा, और मेरा रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा, राइट। सेल की तो लिखेंगे आप तो सेल सर रेवेन्यू सेल, इसको सेल कर देते हैं, सेल एंड स्लैश रेवेन्यू, राइट। अच्छा जी, इन्वेंट्री सेल की क्रेडिट पे, पहले तो कैश पे कर रहे थे, अब बताइए। उधार पे मैंने आपको जो है गुड सेल आउट कर दिए। ये तो रेवेन्यू की वैल्यू डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी डेबिट हो जी जाएगी, अकाउंट पेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा, सर, पेबल तो आएगा नहीं, देखिए जी बिल्कुल। देखिए मैंने पैसे लेने, रिसीवेबल बढ़ तो जाएगा, रिसीवेबल है वो मेरा, रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल क्या है? एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, राइट। 50,000 रुपीज की उन्होंने जो है ऑफिस सप्लाईज की है, ठीक है, परचेज की है। तो ऑफिस सप्लाईज क्या है सप्लाई सेपरेट है, जी? ऑफिस सप्लाई सप्लाई मैं क्रेडिट क्या करूंगा? अकाउंट पेबल जो है अकाउंट्स पेबल में क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मैंने क्रेडिट पे चीज परचेज की है, तो मैं लाइबल हूँ पेमेंट करने के लिए। तो जब आप पेमेंट करने के लिए लाइबल होते हैं, तो आपने ऑफिस सप्लाईज खरीदी है, तो आपका डेबिट हो गया, और अकाउंट्स पेबल आपका क्रेडिट। ऑफिस रेंट पे किया है 25,000 रुपीज इन कैश। एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, ये समझ में आया किसी की एंट्री? रेंट क्या है? एसिड है, एक्सपेंस है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा था, एक्सपेंस है, बिल्कुल सर एक्सपेंस है, मैं इनको चेक कर रहा हूँ। चलिए, रेंट एक्सपेंस, डेबिट एंड कैश क्रेडिट, राइट। ये रूल्स आपको समझ में आ गए? मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको या कल सुबह आपको एंट्रीज जो है वो भेज दूं फर्दर, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, और इन रूल्स को सामने रखते हुए। तो ये सेक्शन और करवाएंगे तो ये अकाउंट में एक और होगा फिर नहीं सर, आज ये वाइंड अप है सेशन, बस ये लास्ट एक स्लाइड रह गई है, उसको जरा जो है मैं वाइंड अप कर लूँ। रिपोर्टिंग का पड़ेगा।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए मैंने आपको दिखा दिए ना कि वो कैसे होती हैं। उसको बनाना कैसे वो हम कंपनी जब रिटर्न फाइल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। उसका ड्राफ्ट अकाउंट भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक सेपरेट सब्जेक्ट है। आप उसको बेसिक अकाउंटिंग के साथ नहीं मिक्स कर सकते हो, तो सारी चीजें डिफरेंट है वो। ठीक है, वो हम आपको तब बताएंगे जब आपने टैक्स प्रिपेयर करना होगा कंपनी का या बिजनेस का, तो आपने कैसे करना है, तो अकाउंट तब आप बनाएंगे, सारी चीजें देखेंगे। जी 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 बिल्कुल। और पूरी टैक्स भी, पूरा अकाउंटिंग भी इसी प्लस पे ही खड़ा है। जी, अगर आपका ये स्ट्रांग है सारी चीजें, तो अगर आप इसको कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, हम थोड़ा सा देख लेते हैं अकाउंटिंग साइकिल हमारे पास क्या है। अकाउंटिंग साइकिल मतलब कि हमने, हमारे पास अगर कोई ट्रांजैक्शन इनकर हुई है तो हमने उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, उस उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो साइकिल है वो क्या होगा और वो कितने स्टेप्स पे होगा। ऑब्वियसली जब आप कोई चीज सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आप सबसे पहले ऑब्वियसली इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये ट्रांजैक्शन किस चीज की है, कोई एक्सपेंस इनकर करेंगे तो आपने ये ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजैक्शन किस हेड में जाएगी। ये एक्सपेंस है, ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है, ये रेवेन्यू है, ये क्या है। सबसे पहले स्टेप है आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई करनी है। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको, आपने उसको जने जने जो है इसको रिकॉर्ड कर लेना, जो कि अभी मैंने आपको बताया कैसे रिकॉर्डिंग होती है। राइट। अच्छा जी, जब आप उसके बाद इसको जब आप रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आपने सारे जितनी भी जो रिकॉर्डिंग एंट्रीज आपने की हुई थी, एंट्रीज को रिकॉर्ड किया होता है, आप उसको जनरल लेजर में लेके जाते हैं। बेसिकली एक लेजर होता है, वहाँ पे सेपरेट अकाउंट्स के जितने भी वैल्यूज हैं आपने वहाँ पुटअप करनी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल आज पूरे दिन में मैंने कोई 100 एंट्रीज पास की एक्सपेंस की। अब वो जो जनरल पे तो आ रही है 1 2 3 4 5 6, अब इनको कलेक्टिवली उसके जनरल लेजर में उनके अमाउंट एक्सपेंस को लिखना, वो आपने वहां पे रिपोर्ट करनी होती है। ठीक है, डी अकाउंट भी कहते हैं एग्जैक्टली, जनरल लेजर और टी अकाउंट। ठीक है, तो आपने वो प्रिपेयर करने होते हैं वहां पे, जो उसके बाद जो है आपकी वैल्यू जो है वो पोस्ट होती है। उसके बाद आप अपना ट्रायल बैलेंस जो है वो रेडी करते हैं। ट्रायल बैलेंस बेसिकली आप जब अपने सारी इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू, सब चीजें कर लेते हैं, उसके बाद जो आपने ये प्रिपेयर करना था जिसमें आप अपने एसेट्स की, आपने एक्सपेंसेस की, लाइबिलिटीज की, रेवेन्यू और अपना जो भी आपका इनकम एडजस्ट, आपने उन सब की जो वैल्यूज है, बैलेंसेस को जो आपने वहां पे पुटअप करना था। उसके बाद आप अपनी बैलेंस शीट जो है उसको प्रिपेयर करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो आप प्रिपेयर करते हैं। ये बेसिकली सब आपको बताया कि अकाउंटिंग साइकिल ये होता है कि आपने कोई टैक्स प्रिपेयर करने के लिए परफॉर्म नहीं करना, तो आपको बस बेसिक चीजें पता हो और अकाउंटिंग साइकिल पता हो कि अकाउंटिंग का जो साइकिल है वो बेसिकली रिपोर्टिंग आने तक कहाँ का किस किस स्टेप से जो है वो गुजरता है। आज के सेशन के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई ऐसी कंफ्यूजन जो मैं ना क्लियर कर पाया, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो भी आज हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सब क्लियर है आपको। तभी मैंने आपको कहा कि मैं आपको वो एंट्रीज भेजूंगा, तो आप एंट्रीज जितनी भी, आप वैसे भी गूगल पे जाके लिखें कि सिंपल जनरल जनरल एंट्रीज, वो आपको अलॉन्ग विद द आंसर जो है उसमें आपको मिल जाएंगे सारी चीज़। आप उसको पास कर, आप देखें जितना आप करेंगे और डेबिट क्रेडिट आपका स्ट्रांग हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो आज के लिए मैं, कल मेरी सेशन वाइंड अप है, तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। और कल हम जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से स्टार्ट करेंगे और उसके जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं, उसको हम स्टडी करेंगे कि इनकम टैक्स की बेसिक चीज़ें क्या है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप घर जाएं या कल अगर आपको टाइम मिले अकाउंटिंग को थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं वो वेडनेसडे आपको बता दिया था कि वेडनेसडे जो है क्लासेस जो है वो देना। आप भी, आप लोग अभी बैठे हैं, मुझे बताएं कि वेडनेसडे सबके लिए फिजिबल है आना, सेम टाइमिंग नहीं है आप लोग के लिए भी है। एक्चुअली मैम इशू ये